हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि हम जो अपना नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम आएगा इंडियन आर्मी अग्निवीर का 2027 के लिए, उसके लिए यहाँ पे जीके का PYQ बैच कर रहे हैं। यानी कि 2026 में आपके एग्ज़ाम्स में जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उनका यहाँ पे डीप एनालिसिस करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हिंदी में रहने वाले हैं, जिससे आपको वो समझने में ईजी रहे। ये इसका चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आप उनको भी जाके एक बार देखिएगा। तो यहाँ पे होगा कैसे, सबसे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद आप उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने उसका आंसर कर लिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे कि उसमें से कौन सा सही आंसर है और क्या क्या पूछा जा सकता है ऑप्शन से रिलेटेड एग्जाम में, उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ एक बार चलते हैं। हमारा क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंग अनुपात सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। ये 2011 का मतलब है कि जो सेंसस 2011 हुआ था, जनगणना, उसके हिसाब से कौन सी यूनियन टेरिटरी में लिंग अनुपात का मतलब होता है सेक्स रेशियो, ये सबसे कम था। बताइए। सेंसस के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अभी आपका नया वाला लेटेस्ट रिलीज़ हुआ नहीं है, नेक्स्ट ईयर आपका वो भी रिलीज़ हो जाएगा, तो आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा सेंसस का। तो उससे पहले पहले जितनी जल्दी आप एग्ज़ाम को निकाल लो, आप लोगों के लिए उतना बढ़िया है। तो बेसिकली ये जो लिंग अनुपात होता है, सेक्स रेशियो, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, यानी कि 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल प्रेजेंट है किसी जगह पे, उसे हम वहाँ का सेक्स रेशियो कहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ना, जो इंडिया का सेक्स रेशियो था वो 940 था, यानी कि 1000 मेल्स पे 940 फीमेल्स प्रेजेंट है। और पहले के 2011 की जनगणना का जो रिजल्ट है, ये पहले के कंपैरिजन में ये दिखाता है कि ये सेक्स रेशियो समय के साथ बढ़ रहा है। पहले इससे भी कम हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे लोग जागरूक हो चुके हैं। अब फीमेल फिटिसाइड यानी कि लड़कियों की भ्रूण हत्या बहुत ही कम होती है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पर आए, हमसे पूछा था कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में कम है। अच्छा, इतनी जागरूकता होने के बावजूद भी कम है, तो वो है हमारा दमन और दीव में। यहाँ का जो सेक्स रेशियो है वो 618 है। मतलब कि दमन और दीव में हर 1000 मेल्स पर केवल 618 ही फीमेल्स हैं। यानी यहाँ ना मेल्स की तुलना में फीमेल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बाकी अगर हम और ऑप्शन हमारे देखें, उनके बारे में भी हमें समझना चाहिए। दादरा और नगर हवेली 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन यानी कि कुल जनसंख्या थी, वो लगभग 3.4 लाख के बराबर थी। यहाँ का जो लिंग अनुपात था वो 774 था उस टाइम पे। और पूरे देश का जो लिंग अनुपात है उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा कम है ये भी। अगर हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखें तो यहाँ की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 38,000 थी। इतनी तो यहाँ की पॉपुलेशन थी। इसका एरिया अगर हम देखें अंडमान निकोबार का, तो वो 8,249 वर्ग किलोमीटर का है। और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व लगभग 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की थी। और यहाँ का लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो वो 876 है, यानी कि यहाँ 1000 मेल्स के ऊपर 876 फीमेल प्रेजेंट है। दमन और दीव का तो सबसे कम है, 618। रह गया लक्षद्वीप। एक बार अगर हम लक्षद्वीप के बारे में देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार ना, यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 64,000 के अराउंड है। यहाँ का जो एरिया है, क्षेत्रफल, वो है 30 वर्ग किलोमीटर का। और यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो कि इसका जनसंख्या घनत्व, वो बहुत ज़्यादा था, लगभग 2149 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि बहुत ही छोटे एरिया में काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे थे यहाँ पे। और अगर यहाँ का लिंग अनुपात देखें तो वो था 946। पूरे इंडिया के सेक्स रेशियो के कंपैरिजन में ना, ये थोड़ा ज़्यादा था उस समय पे। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। इंडिया का हमारा सेक्स रेशियो 940, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। दादरा और नगर हवेली 774, ये आपको डेटा याद होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। अंडमान और निकोबार का 876, दमन और दीव का सबसे कम यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम 618,
और लक्षद्वीप का आपका 946, जो कि उस समय के इंडिया के जो लिंग अनुपात था उससे थोड़ा ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो गया वो हो गया दमन और दीव। बाकी अगर हम जनगणना 2011 से और भी काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखें तो ये देश की ना 15वीं सेंसस थी, 15वीं जनगणना थी ये, और आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना थी। ओवरऑल तो ये 15वीं जनगणना थी, लेकिन आज़ादी के बाद 7वें नंबर की थी। भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ की थी इस सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो थी उत्तर प्रदेश की, लगभग 19.98 करोड़, और सबसे कम पॉपुलेशन, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था सिक्किम, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी जिसकी सबसे ज़्यादा है वो था बिहार, लगभग 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देख रहे हो यहाँ का बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना ज़्यादा था उस समय पे, ये आज भी काफ़ी ज़्यादा है। अब यहीं पे अगर हम इंडिया का साक्षरता दर देखें, लिटरेसी रेट, कौन कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो कुल साक्षरता दर जो थी वो 74.04% थी पूरे देश की, जहाँ पे जो मेल्स थे, पुरुष, उनका साक्षरता दर था 82.14% और फीमेल्स का था 65.46%। और देखते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य यानी कि सबसे पढ़ा लिखा राज्य था उस समय पे केरल, लगभग इसका साक्षरता दर था 93.91%। आप लोगों को ये राज्य याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप फिर भी एक बार देख के छोड़ सकते हैं। सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा था, जहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा होगा, वही राज्य सबसे कम साक्षर होगा, पढ़ा लिखा सबसे कम होगा वो, जो कि आपका निकल के आया था बिहार, 61.8% यहाँ का साक्षरता दर था। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि कौन सा यूनियन टेरिटरी सबसे ज़्यादा साक्षर था, तो वो है हमारा लक्षद्वीप। अगर लिंग अनुपात देखें, सेक्स रेशियो, तो इंडिया का तो पूरे ओवरऑल 940 था, लेकिन सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य था उस समय पे केरल। ये पूछ लेता, आपको पता होना चाहिए। 1084 यानी कि 1000 मेल्स पे 1084 फीमेल्स थी, यानी कि यहाँ पे जो फीमेल्स थी वो मेल से ज़्यादा थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य देखें तो वो था आपका हरियाणा, लगभग 879। यहीं पे अगर शिशु लिंग अनुपात देखें, मतलब कि 6 साल से छोटे बच्चे जितने हैं उनका लिंग अनुपात देखें तो वो था 919, यानी कि छोटे बच्चों में अगर 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो 919 उनमें लड़कियां होती थी। 2011 का सेंसस का डेटा है ये पूरा का पूरा आपका। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे जनगणना से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। इन चीज़ों को सब सुनते जाइए, आपने कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, बार बार इनको आप देखते रहेंगे तो आपको ये वैसे ही याद होती जाएंगी। हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर था दमन और दीव, क्योंकि ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जिसका लिंग अनुपात सबसे कम था 2011 में, 618। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये सारी बातें यहाँ पे ना डिटेल में लिखी हुई हैं, मैंने आप लोगों को ये सारे समझा दिए, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको इनको दोबारा देखने की ज़रूरत है। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट नोट्स के फॉर्म में इन चीज़ों को देखना चाहता है तो यहाँ पे वो देख सकता है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, आपका इतिहास, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इस टाइप के क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ये ना भारत के एक बहुत बड़े समाज सुधारक, विद्वान और धार्मिक सुधार आंदोलन के नेता थे उस समय के। इन्होंने उस समय समाज में फैली गई कई गलत प्रथाओं और अंधविश्वासों पर रोक लगा दिया था और लोगों से कहा था कि हमें वेदों की मूल शिक्षाओं को समझना चाहिए। अगर हम आर्य समाज की स्थापना देखें तो 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था। इसका बेसिक आइडिया था कि लोगों को वेदों की मूल शिक्षाओं की तरफ वापस जाना चाहिए और समाज में फैली हुई जितनी भी गलत प्रथाएं हैं इनसे दूर रहना चाहिए।
स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मानना था ना कि जो भगवान है, ईश्वर, वो एक है और उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसलिए आर्य समाज ने ना मूर्ति पूजा का पूरी तरह से विरोध किया था। और ये पॉइंट आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मूर्ति पूजा का विरोध ये कौन से समाज ने किया था। तो वहाँ पे सीधे सीधे हमें पता होना चाहिए कि आर्य समाज था। ये इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे ये लोग। यहीं पे अगर हम देखें कि स्वामी दयानंद सरस्वती का सबसे फेमस विचार क्या था, सबसे फेमस थॉट उनका, वो भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। इनका मतलब ये नहीं था कि लिटरली हजारों साल पीछे चले जाओ। इनका मतलब था कि जो धर्म, समाज, इनके बारे में सही ज्ञान के लिए वेदों की मूल शिक्षाओं को समझो, अंधविश्वास और गलत प्रथाओं से बचो। यानी वो लोगों को ना ज्ञान, वैदिक विचार, तर्क, इन चीज़ों की तरफ लेके जाना चाहते थे। आर्य समाज को ना इंडिया में राष्ट्रवादी विचारों को मजबूत करने वाले शुरुआती संगठनों में भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। दयानंद सरस्वती जी लोगों को ये फीलिंग दिलाना चाह रहे थे उस समय पे कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी नॉलेज और अपनी पहचान पर एकदम गर्व होना चाहिए। लोगों में राष्ट्रीय चेतना मजबूत हुई थी इस चीज़ से। 1876 में ना दयानंद सरस्वती ने भारत को भारतीयों के लिए भारत, यानी कि भारतीयों के लिए भारत, ये कह के रिफर किया था। इसका सिंपल सा मतलब था भारत पर भारत के लोगों का अधिकार होना चाहिए, ना कि किसी बाहर वाले का। और उनका ये विचार ना बाद में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया था। बाद में लोकमान्य तिलक जो थे, उन्होंने भी इस विचार को अपनाया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि लोकमान्य तिलक किसके विचारों से प्रभावित हुए थे। भारतीयों के लिए भारत, ये था स्वामी दयानंद सरस्वती का विचार। तो आई होप आप लोगों को इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर हम अपने दूसरे ऑप्शन देखें, राजा राम मोहन रॉय, ये भी इंडिया के बहुत बड़े समाज और धार्मिक सुधारक थे। ये ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे। इन्होंने समाज में ना मौजूद कई गलत प्रथाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी और आधुनिक शिक्षा, सामाजिक सुधार, इसका बहुत ही बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था। अगर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखें तो ये एक महान भारतीय संत और विचारक थे। ये श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। रामकृष्ण परमहंस के इन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विचारों को दुनिया के सामने रखा था। इनका नाम खास तौर पे रामकृष्ण मिशन से जोड़ा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का तो हम देख ही चुके हैं, ये आर्य समाज के संस्थापक थे। अगर हम राजा राधाकांत देव के बारे में देखें तो इन्होंने ना 1830 में कोलकाता में धर्म सभा, कोलकाता में इन्होंने धर्म सभा की स्थापना की थी। ये धर्म सभा ना एक रूढ़िवादी और परंपरावादी संगठन था। इसका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म की पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों की रक्षा करके रखना। अब जैसे ये ब्रह्म समाज था, रामकृष्ण परमहंस मिशन था, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आर्य समाज था, इसके ठीक उल्टा बात करते थे ये राजा राधाकांत देव, जो इनका धर्म सभा था। ये ब्रह्म समाज जैसे सुधारवादी संगठनों के विचारों का ना बिल्कुल उल्टी बात करते थे, पूरा विरोध करते थे। इनका मानना था कि जो सती प्रथा है, जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया था उस टाइम पे, उस चीज़ का ये विरोध करते थे। इनका मानना था, इनकी सभा का, ये धर्म सभा का, कि सती प्रथा होनी चाहिए। थोड़ा उल्टी खोपड़ी की बातें करते थे उस समय पे। तो आई होप आप लोगों को ये सभी के बारे में यहाँ पे समझ आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जो हमारे यहाँ पे सही आंसर है, आर्य समाज के संस्थापक वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया ना तो आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन छोड़ देना, मैं आपको टाइम मिलते उसका रिप्लाई कर दूंगा। भारतीय वायुसेना, इसका आदर्श वाक्य है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है, बताइए। सारी डिफेंस फोर्सेस के मोटो होते हैं ना आदर्श वाक्य, तो इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है? तो अगर हम यहाँ पे इसे समझें, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आपने आगे जाके इस सर्विस में ज्वाइन करना है और देश की सेवा करनी है,
तो इसका जो आदर्श वाक्य है वो है नभः स्पर्श। ये मैं आपको संस्कृत में बता रहा हूँ, आपका हिंदी में पूछा हुआ है क्वेश्चन में। दीप्तम, इसका मतलब होता है कि गौरव के साथ आकाश को छुएं, यानी कि गौरव के साथ आसमान को छूना। इंडियन एयरफोर्स का मेन काम क्या होता है? जो भारत के हवाई क्षेत्र होते हैं इनकी रक्षा करना। अगर कोई दुश्मन भारत पर हवाई हमला कर दे तो एयरफोर्स उसका मुकाबला करती है और देश की सुरक्षा करती है। तो इनके मोटो में भी ये ऊंचाई, गर्व, साहस, सफलता ये तो जरूर दिखाई देगी इस चीज़ की भावना। अगर हम देखें कि वाक्य हमारा लिया कहाँ से है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये आदर्श वाक्य भगवत गीता के जो अध्याय 11 का श्लोक 24 है यहाँ से लिया है। इस अध्याय में ना भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप यानी कि अपना सार्वभौमिक रूप दिखा दिया था। अर्जुन जब श्री कृष्ण का विशाल रूप देखते हैं तो उन्हें उनकी विशालता और शक्ति का अनुभव होता है। इसलिए इस मोटो में भी विशालता, ऊंचाई और महान शक्ति की भावना हमें दिखाई देती है और यहीं से ये लिया गया है। भारतीय वायुसेना का अगर हम आधिकारिक स्थापना डेट देखें यानी कि इस्टेब्लिशमेंट डेट कब बना था, ये बना था आपका 8 अक्टूबर 1932 में। और इसी वजह से ना हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे भी मनाया जाता है। अगर हम देखें कि भारतीय वायुसेना पूरी दुनिया के कंपैरिजन पे कहाँ आती है, यहाँ पे इस चीज़ को देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो वायुसेना है वो है अमेरिका की। दूसरे नंबर पे आता है जो हमारा मित्र देश है रशिया। तीसरे नंबर पे आता है चाइना और हम स्टैंड करते हैं चौथे नंबर पे जो हमारी एयरफोर्स है। इसका मतलब है ना कि इंडिया के पास एक बहुत बड़ी और पावरफुल एयरफोर्स है जो देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगर हम भारतीय वायुसेना इसके मेन कामों को समझें तो एक तो हवाई क्षेत्र की रक्षा करना, यानी कि कोई भी दुश्मन देश बाहर से आके इंडिया के एयर स्पेस में ना घुस सके। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स देश की कई सारी और भी हेल्पें करती हैं, जैसे जब डिजास्टर रिलीफ के टाइम पे भी ये बड़ी काम आती हैं। आपदा राहत में, जैसे किसी जगह पे बाढ़ आ गई या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो एयरफोर्स वहाँ पे आके लोगों को सुरक्षित निकालने और ज़रूरी सामान पहुँचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। हमसे पूछा था कि भारतीय वायुसेना का मोटो आदर्श वाक्य क्या है, वो है गौरव के साथ आकाश को छुएं। यहीं पे अगर हम इंडियन नेवी के बारे में देखें, नौसेना के बारे में, तो उसका आदर्श वाक्य है सह नो वरुण, यानी कि जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहे। जो नौसेना दिवस होता है, इंडियन नेवी डे, ये हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 का जो वॉर हुआ था उसकी याद में। अगर हम देखें कि नेवी बनी कब थी, इसका आधिकारिक स्थापना दिवस कब का है, तो वो है 5 सितंबर 1612। 5 सितंबर 1612 को इंडियन नेवी बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्री बल के रूप में। अगर इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पे हम देखें, जो हमारी भारतीय सेना है उसका जो मोटो है आदर्श वाक्य, वो है आपका सेवा परमो धर्म, यानी कि सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। सर्विस बिफोर सेल्फ, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत पूछे जाता है एग्जाम में। जो हमारा आर्मी डे होता है, सेना दिवस, ये हर साल 15 जनवरी को मनाते हैं। अगर हम इसकी स्थापना समझे कैसे हुई थी, आधिकारिक रूप से तो भारतीय सेना की स्थापना ब्रिटिश राज के दौरान 1 अप्रैल में हुई थी, 1 अप्रैल 1895 में। लेकिन हम हर साल 15 जनवरी को ही सेना दिवस मनाते हैं। इसके पीछे लेकिन एक मेन कारण है, क्योंकि 1949 में लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा, ये भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में इन्होंने अपनी कमान संभाली थी। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि भारत के पहले भारतीय सेना के भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे, तो वो थे के.एम. करियप्पा। और 1949 में इन्होंने कमान संभाली थी 15 जनवरी को, और इसी दिन से हम 15 जनवरी को आर्मी डे यानी कि सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से सेना की स्थापना तो इस डेट में हुई थी, लेकिन 15 जनवरी में सेना दिवस मनाने का कारण है कि के.एम. करियप्पा जी का पहली बार कमांडर इन चीफ बनना है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। चलिए हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को जोड़ा? इस अमेंडमेंट से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था बताइए? तो ये आपका जोड़ा गया था 21A। अगर हम अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A को समझे तो ये भारतीय संविधान में ना बच्चों के शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये सीधे सीधे कहता है कि 6 से 14 साल की उम्र के हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है। यानी कि अगर कोई बच्चा 6 से 14 साल की उम्र का है तो उसे एजुकेशन से हम लोग वंचित नहीं रख सकते हैं। तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। इस संशोधन के जरिए ना ये शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था, यानी कि फंडामेंटल राइट जिसे कहते हैं। मान लो कोई बच्चा है जो 10 साल का है और वो पढ़ना चाहता है, तो संविधान के इस आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग ना उसे शिक्षा मिलना ये उसका मौलिक अधिकार है। यानी कि 10 साल की उम्र वाला बच्चा इस अनुच्छेद के दायरे में आता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 16 साल का है तो वो इस आर्टिकल के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि उसकी एज इस 6 से 14 साल वाली लिमिट को पार कर चुकी है। यहीं पे अगर हम अनुच्छेद 39A देखें तो ये था आपका फ्री लीगल एड, यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता। इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें यहाँ पे समझ में आई हैं। अनुच्छेद 39A यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई गरीब या कमजोर व्यक्ति अदालत में अपना केस लड़ने के लिए लॉयर का खर्चा नहीं उठा सकता है तो उसे कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मान लो किसी गरीब व्यक्ति के साथ ना बहुत गलत हुआ है, लेकिन उसके पास लॉयर करने के पैसे हैं नहीं यहाँ पे, तो सरकार की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसे न्याय पाने के लिए ईजिली ये लीगल हेल्प मिल सके। इसका मेन आइडिया है कि पैसों की कमी की वजह से ना किसी भी व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं होना चाहिए। यही अनुच्छेद 39 यहाँ पे कहता है। अगर आगे बढ़ के देखें हम यहाँ पे अपना अनुच्छेद 20A, किसी भी व्यक्ति को ना पूर्व के वास्तविक कानून के खिलाफ किए गए कामों के लिए बाद में दोषी ठहराए जाने से प्रोटेक्शन देता है ये वाला अनुच्छेद। सिंपल सी भाषा में अगर इस चीज़ को हम समझें तो मान लो आज कोई काम कानूनी है, आपने वो काम आज कर दिया, लेकिन कल सरकार एक नया कानून बनाकर कहती है कि ये काम करना गलत है, तो सिर्फ नए कानून की वजह से ना आपको उस काम के लिए पीछे जाकर सजा नहीं दी जाएगी जो आपने उस समय पे किया था जब वो काम अपराध नहीं था। सिंपल लैंग्वेज में बाद में बने कानून को पुराने किए गए काम पर लगाकर किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। ये आपका अनुच्छेद 20A कहता है। अगर अनुच्छेद 56C देखें तो इसमें ना राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्त होने के बाद पद पर बने रहने की बात कही गई है। अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो जाता है तो वो तुरंत ही अपने पद को खाली करके चले नहीं जाते हैं, बल्कि अपने उत्तराधिकारी के ना पद संभालने तक अपने पद पर बने ही रहते हैं। वो सिंपल से एग्जांपल से समझो कि मान लो प्रेसिडेंट का टर्म आज खत्म हो गया, लेकिन नए प्रेसिडेंट ने अभी तक अपना पद संभाला नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में पुराने प्रेसिडेंट नए प्रेसिडेंट के ऑफिस संभालने तक अपने पद पे बने रहेंगे जब तक नया प्रेसिडेंट आ नहीं जाता है। तो आई होप अनुच्छेद 56 भी आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे अगर हम वापस आएँ, अनुच्छेद 21 शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है। 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा जरूरी है। 39A लीगल एड यानी कि गरीबों को कानूनी सहायता देता है। 20A कानून से सुरक्षा देता है कि बाद में बने कानून से पुराने काम के लिए सजा नहीं मिलती है। और अनुच्छेद 56C राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है कि उत्तराधिकारी के आने तक पद पे बने रहेंगे जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है तब तक ये पद पे बने रहेंगे। और हमारा जो अनुच्छेद 21 है इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जुलाई 2025 में पुर्तगाल में मीटिंग माया सिडेड डो डेस्पोर्तो में किस भारतीय एथलीट ने 7.75 मीटर की छलांग लगाकर लंबी कूद का खिताब जीता था? स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है आपका ये, अब बताइए। तो ये जीता था हमारे मुरली श्रीशंकर ने। ये एक प्रसिद्ध लॉन्ग जंप एथलीट है। लंबी कूद में खिलाड़ी ना दौड़कर आता है, फिर एक जगह से जितनी दूर तक कूद सकता है उतनी दूर तक वो कूदता है, और जिस खिलाड़ी की जंप सबसे ज़्यादा लंबी होती है, जितनी दूर वो कूदता है, उसी को उसका अच्छा परफॉर्मेंस माना जाता है।
तो जुलाई 2025 में ना पोर्तुगाल में ये जो मीटिंग हुई थी सिडाड दे एस्ट्रॉयल, थोड़ा सा ये अलग वर्ड है, इसको समझना, सिडाड दे एस्ट्रॉयल, इसमें मुरली श्रीशंकर ने 7.75 मीटर की लॉन्ग जंप लगाकर ये खिताब जीता था। 7 मीटर 75 सेंटीमीटर इतनी लंबी छलांग लगाई थी इन्होंने। मुरली श्रीशंकर ना ये इंडिया के टॉप लॉन्ग जंप एथलीट में से आते हैं। इन्होंने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी भारत का मतलब रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर मुरली श्रीशंकर के बारे में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हम जाने तो इन्होंने 2022 में ना जो फेडरेशन कप होता है इसमें 8.36 मीटर की जंप लगाई थी। ये जंप उनके करियर की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इसे नेशनल रिकॉर्ड के रूप में देखा जाता है। अगर कॉमनवेल्थ गेम 2022 देखें, राष्ट्रमंडल खेल 2022, तो इसमें भी इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे इन्होंने लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता था, रजत पदक जिसे हम कहते हैं। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में ये दूसरे स्थान पर रहे थे और इनकी इंटरनेशनल लेवल की क्षमता का पता चलता है इससे। मुरली श्रीशंकर जैसे एथलीट की वजह से ना एथलेटिक्स में भारत की जो पहचान है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी मजबूत होती है, खासकर फील्ड इवेंट्स जो होते हैं। फील्ड इवेंट्स का मतलब होता है लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो। इन स्पोर्ट्स में भारतीय खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। चलिए एक बार अपने बाकी ऑप्शंस के बारे में भी यहाँ पे समझते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर तो मुरली श्रीशंकर है। अगर संदीप सिंह मान के बारे में देखें तो ये एक पैरा एथलीट है। यानी कि पैरा एथलीट वो होते हैं ऐसे खिलाड़ी जो दिव्यांगता के बावजूद भी खेलों में हिस्सा लेकर शानदार प्रदर्शन करते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं। इन्होंने ना पैरालंपिक सहित कई सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भारत को रिप्रेजेंट किया है। इनकी स्पेशलिटी है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में। इन्होंने एशियन पैरा गेम्स जो हुए थे और कई सारी दूसरी रीजनल चैंपियनशिप इसमें कई बार मेडल जीते हुए हैं। सोलदास धर्मराज भी एक भारतीय एथलीट हैं। इन्होंने भी रीजनल और नेशनल लेवल की कई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इनकी अचीवमेंट अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि मुरली श्रीशंकर जितना इनको खिताब हासिल हुआ हो। ये अभी मुरली श्रीशंकर से थोड़ा रेस में पीछे हैं। कुमारवेल प्रेम कुमार अगर हम देखें तो ये एक लॉन्ग जंप एथलीट है। इन्होंने ना बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भारत को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इन्होंने 2018 में 8.09 मीटर की लॉन्ग जंप लगाकर ना नेशनल रिकॉर्ड बनाया हुआ था और बाद में ये रिकॉर्ड मुरली श्रीशंकर ने तोड़ दिया था, क्योंकि मुरली श्रीशंकर ने 8.36 मीटर का रिकॉर्ड बनाया है। तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है मुरली श्रीशंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी के बारे में डिटेल में बताया हुआ है, देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली बार हम नए क्वेश्चन के साथ नए लेक्चर में मिलेंगे। इन क्वेश्चंस का आप रिवीजन करते रहिएगा, आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। नोट करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें जीके की बहुत ही आसानी से बनाकर मैं आप लोगों को यहाँ पे परोसने वाला हूँ। आपने बस इन चीज़ों को देखते रहना है, सुनते रहना, समझते रहना है। तो चलिए अपने नेक्स्ट लेक्चर पर मिलेंगे।